अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी कचहरी के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको बताते चलूँ, वेलों के वेले ठेकेदार वेला साहब। हाँ ओह सॉरी, ठेकेदार अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शफ़ी साहब फ्रॉम केटी बंदर ज़िला ठट्टा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके अलावा हमारे साथ आज एक मेहमान ख़ुसूसी भी मौजूद हैं, मोहम्मद आदिल चद्दर साहब उर्फ कमांडो, थैंक यू, फ्रॉम लिल्ला शरीफ। एज वेल एज हमारे साथ प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिनास लिल्ला साहब भी मौजूद हैं और हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है। इन सबको वेलकम करते हैं और आज की प्रॉपर्टी कचहरी के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सलाम दे काबिल तो कोई नहीं है, मैं सलाम कर छड़ा, मुसलमान है तो। वैसे ठेकेदार साहब इन्ना माड़ा भी नहीं साडा होस्ट। माड़ा नहीं ते इंदे चंगी शाय केड़ी है? नहीं ठेकेदार साहब, हमारे उसका नाक बैर है। ओए तोड़ा जड़ा होटस है ना, वो ठेकेदार साहब होटस नहीं होंदा, होस्ट होंदा। हाँ वही जड़ा कुछ भी होंदा है, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਟੁੱਟੇ मोटरसाइकिल ਦਾ ਵਰਗਾ है। जी जी बिल्कुल ठेकेदार साहब सही किया ने, जिवें गोली दा खोखा चिबोए होंदा है जी शक्ल है दी। नाजरीन, इन लोग ये चवलें और खच्चें तो चलती रहेंगी। अभी हम लोग लेके चलते हैं, अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है Q&A विद ESM। Q&A विद ESM का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, सर के जो बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम सर से करते हैं और वो उनका जवाब जो है वो सर हमें प्रोवाइड करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो आज के पहले सेगमेंट Q&A का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चलिए सर के पास, सर से आज का पहला सवाल करते हैं। अच्छा सर, आज की Q&A विद ESM का पहला सवाल मैं ही आपसे करता हूँ। अच्छा सर, आपने लास्ट वीडियो में एक बताया था कि इस्लाम में और हिंदू कम्युनिटी में जो प्रॉपर्टी की तकसीम का जो एक पूरा प्रोसेस है वो आपने बता दिया था, लेकिन जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीही बरादरी, उसमें भी इस तरह कोई हिसाब किताब होता होगा जो प्रॉपर्टी की तकसीम का, वो भी सर थोड़ा सा आज बता दें कि मसीही बरादरी में प्रॉपर्टी को किस तरह तकसीम किया जाता है। जी बिल्कुल वामिक, सबसे पहले हमने इस्लाम में विरासत की तकसीम का तरीक़ाकार बताया था। उसके बाद फिर कुछ कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे, हिंदुओं में विरासत की तकसीम आपने नहीं बताई, वो बता दी। चले क्रिश्चियंस का भी अगर आ गया सवाल तो क्रिश्चियंस को भी हम गाइड कर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मसीह बिरादरी है उनकी विरासत का क्या तरीक़ाकार है, क्या कानून है। तो चले आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चाहे वो कोई भी मज़हब हो, उसके अंदर जो वसीयत होती है उसको बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। तो मुतवफ़ी शख्स की वसीयत को देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा कि इस्लाम में ना एक बंदा 1/3 पार्ट वसीयत कर सकता है, 1/3, इससे ज़्यादा जायदाद अपनी वो वसीयत नहीं कर सकता। लेकिन क्रिश्चियन में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस में, मसीह बिरादरी में एक शख्स अपनी पूरी की पूरी जायदाद किसी भी रिश्तेदार या गैर रिश्तेदार को वसीयत कर सकता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ आती है आग करना, मतलब कोई भी वालिद अपने बेटे को विरासत से, जायदाद से आग कर देता है, कोई अखबार में इश्तिहार लगा देता है। तो जिस तरह इस्लाम में उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, इसी तरह मसीह बिरादरी में भी कोई कंसेप्ट आग का नहीं है। अगर कोई शख्स फौत होता है और उसने अपने बेटे को आग किया हुआ है तो फौत होने के बाद उसकी विरासत में उसको पूरा हिस्सा उसी तरह मिल जाएगा। अब हम विरासत की तकसीम की बात अगर कर लें मसीह बिरादरी में, तो जो मुतवफ़ी है सबसे पहले उसकी वसीयत को देखा जाएगा कि वसीयत उसकी जो है उस किसी के नाम पे तो नहीं है कोई जायदाद वसीयत। अगर है तो उस पर अमल किया जाएगा, अगर नहीं है वसीयत की हुई तो फिर देखा जाएगा कि मुतवफ़ी की बीवी और बच्चे, अगर बीवी और बच्चे दोनों हयात हैं तो 1/3 पार्ट उस विरासत का बीवी को चला जाएगा। मीन के अगर 100 रुपये है तो उसमें से 33 रुपये बीवी को मिल जाएंगे और बाकी जो पीछे रकम बचती है, मतलब 100 रुपये के हिसाब से 66 रुपीज़, 66 रुपये, 66 रुपये बेटी और बेटियों में बराबर के डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा वाज़िया करूँ तो इस्लाम के अंदर ये है कि बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, लेकिन क्रिश्चियन में ऐसा नहीं है। जितना हिस्सा बेटी को मिल रहा है, बेटे को मिल रहा है, उतना ही हिस्सा बेटी को मिलेगा। अच्छा, लेट्स सपोज मुतवफ़ी शख्स की औलाद ही नहीं है, सिर्फ बीवी है, तो फिर आधा हिस्सा 50% बीवी को जाएगा और बाकी जो 50% है वो उस मुतवफ़ी के वालिदैन प्लस बहन भाइयों में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर फौत होने वाली कोई खातून है, मसीह खातून है, तो उसकी विरासत में अगर उसके हस्बैंड भी हयात है, बेटे बेटियां भी हैं, तो हस्बैंड को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो टोटल जायदाद बेटे और बेटियों में तकसीम हो जाएगी। वो उसी तरह बेतरतीब जैसे पहले मैंने बताया है, जितना ऐसा बेटे का होता है उतना ही बेटी का होता है।
अगर औलाद नहीं है, सिर्फ हस्बैंड है, तो हस्बैंड को 50% उस जायदाद में से हिस्सा मिलेगा और 50% जो बचता है वो उस खातून के मेके में जाएगा। मतलब जो उस खातून की वालदा वालद बहन भाई हैं उनमें तकसीम हो जाएगा। तो ये कुछ विरासत की तकसीम का तरीक़ाकार था क्रिश्चियंस में। लेकिन यहाँ पे वसीयत का अगर मैं बताऊँ तो अगर किसी ने वसीयत की हुई है तो उसकी वफ़ात के 6 माह के अंदर अंदर उसको कोर्ट से तस्दीक कराना ज़रूरी होता है। 6 महीने के अंदर वसीयत को कोर्ट से तस्दीक करा लेना चाहिए। जी सर, बड़ा बेहतरीन जवाब दिया आपने वामे के सवाल का। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है प्रॉपर्टी के रिलेटेड के कराची में रहते हुए किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल शहबाज, एक्चुअली ना पंजाब की प्रॉपर्टी ज़रा डिफरेंट है, कराची की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब कराची के हवाले से तुमने सवाल किया कि एक हाउसिंग सोसाइटी में किसी ने प्लाट लेना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो बिल्डर है वो बिल्डर की कंपनी रजिस्टर्ड है, वो उससे NTN आपने डिमांड करना है। और NTN को चेक करने के 2 तरीक़ाकार है, एक तो ऑनलाइन भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो FBR से जाके आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो वो SCCP से आप वेरीफाई करेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी ऑफिस चले जाएंगे, वो बिल्डर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद बिल्डर से डिमांड करना है मेंबरशिप, आबाद का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अच्छा, आबाद जो है ना, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये जो एसोसिएशन है ये तमाम बिल्डर्स को एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू करती है। तो क्या उस बिल्डर के पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। उसके बाद अब आपने हाउसिंग स्कीम पे जाना है तो हाउसिंग स्कीम के अंदर कुछ NOCs होती हैं। सबसे पहली जो NOC है वो फॉर सेल एंड एडवर्टीज़मेंट होती है, जो कि मुतलका अथॉरिटी जिस एरिए में हाउसिंग स्कीम है उस अथॉरिटी से NOC क्लियर होना ज़रूरी है। अब अथॉरिटी बोले तो कराची के अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ है, कराची को कई टुकड़ों में बांट दिया गया है और हर एरिए के ऊपर एक ख़ास अथॉरिटी बिठा दी गई है। जैसे कराची शहर का जो मैक्सिमम एरिया है वो KDA के अंडर आ रहा है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, इसी तरह फिर कुछ एरिया LDA में आ रहा है, ज़्यादातर ये आपका कराची वेस्ट जो है ये LDA में आता है। फिर MDA है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर SDA है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी बैरिया टाउन से आगे शुरू होती है, बैरिया टाउन तक जो कराची का एरिया आता है ये MDA में आता है। तो अब सोसाइटी कहाँ आ रही है, जिस अथॉरिटी में आ रही है उसकी NOC फॉर सेल एंड एडवर्टीज़मेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद अगली NOC है SBCA की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। लेकिन SBCA का रोल किसी सोसाइटी में तब शुरू होता है जब वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होती है। स्टार्ट में अगर कोई बिल्डर वो NOC नहीं भी लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अच्छे बिल्डर हैं वो स्टार्ट में ही SBCA की भी NOC ले लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो फिर SBCA की भी NOC आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद 3 NOCs आपने और चेक करनी होती है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, के इलेक्ट्रिक की और सुई गैस की। ये 5 मेन NOCs हैं जो एक सोसाइटी के पास होनी चाहिए। लेकिन मेन जो NOC है वो अथॉरिटी की है, जैसे SDA, MDA, LDA या KDA की, वो फॉर सेल एंड एडवर्टीज़मेंट। अगर ये NOC है तो फिर भी प्लाट आपने नहीं ख़रीदना। फिर आपने ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है कि उस बिल्डर के पास ज़मीन है भी या नहीं है, ऐसे हवा में ही तो नहीं बेच रहा NOC लेके। अब ग्राउंड रियलिटी आपने चेक कर ली, ज़मीन भी है। अच्छा, ज़मीन अब है बिल्डर के पास, साइट ऑफिस भी उसने हल्का फुल्का बना दिया है, कोई 4 दीवारी का भी छोटा मोटा काम है या लेवलिंग भी हो रही है। अब उसके बाद आपने ज़मीन के मामला देखने बड़े ज़रूरी होते हैं कि जो ज़मीन उसने ख़रीदी है, ज़मीन पर कोई विरासती झगड़ा तो नहीं है, कोई खानगी तकसीम तो नहीं है, कोई कोर्ट का केस तो नहीं चल रहा, या मुस्तकबिल में कोई इनकी विरासत तकसीम होने वाली तो नहीं रह गई जो मुस्तकबिल में झगड़ा बनाएगी। अगर ज़मीन इन तमाम मामलात से क्लियर है तो फिर आप सेटिस्फाइंग हो और तब बुकिंग कराएं। लेकिन बुकिंग कराने से पहले आपने ये देख लेना है कि उस बिल्डर ने कितनी ज़मीन, कितने प्लॉट सेल कर दिए हैं, क्योंकि आजकल कराची के अंदर ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। अब ओवर सेलिंग क्या होती है, लेट्स सपोज एक बिल्डर है, उसने एक सोसाइटी लॉन्च किया और सोसाइटी की कुल NOC उसके पास है 50 एकड़ और ज़मीन भी है 50 एकड़, लेकिन एक्चुअल में वो 70 एकड़ बेच चुका है।
अब जो 20 एकड़ ऊपर उसने बेची है, ना तो उसके पास वो 20 एकड़ ज़मीन है, ना उसकी NOC है, वो ओवर सेलिंग है। वो आखिर पे जाके ऊपर वाले क्लाइंट्स को परेशान करेगी, क्योंकि ये ख्याली पुलाव तो बना लेते हैं बिल्डर्स, लेकिन बाद में फंस जाते हैं कि नहीं बाद में ज़मीन और ख़रीद लांगे, लेकिन बाद में फिर ये फंस जाते हैं, या ज़मीन बचती नहीं है या इनको मिलती नहीं है, डील नहीं होती, तो आखिरी क्लाइंट जो है ना वो फंस जाता। अगर सेटलमेंट बिल्डर कर भी ले तो फिर भी क्लाइंट नुकसान में होता है। तो ये कुछ चीज़ा चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी चेक कर लेनी है। अब अगर आप इन मामलात को नहीं समझते तो कराची के अंदर कुछ कंसल्टेंसी कंपनीज़ मौजूद हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनीज़, जो आपको ये सर्विसेज देती हैं, जिन्होंने एनालिसिस किया होता है पूरी मार्केट का, उनके थ्रू आप प्लॉट ख़रीदें तो आप नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन अथेंटिक कंसल्टेंसी कंपनी जो है, जैसा कि स्टेट सेफ मार्केटिंग काम कर रही है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्लाइंट आ जाता है, स्टेट सेफ मार्केटिंग में भी हमारे पास क्लाइंट आया है, अच्छा सिर्फ ये चेक करता है कि अच्छा कौन कौन से आप प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं, हम बता देते हैं जी फ़लाँ प्रोजेक्ट हम डील कर रहे हैं। अच्छा, उसको इतना पता चल जाता है कि ये कंपनी डील कर रही है तो वाकई प्रोजेक्ट अथेंटिक है, बुकिंग जाके हेड ऑफिस से करा लेता है। लेकिन उसके भी कई नुकसानात हैं जो नेक्स्ट आगे चल के मैं बताऊंगा कि हेड ऑफिस से बुकिंग के क्या क्या नुकसानात आपको बाद में उठाने पड़ते हैं। सर बाद में क्या बताना है, अभी बता दें। अगर बात छिड़ी हुई तो अगर कि कोई बंदा अगर इतना ओवर एफिशिएंट बन के हेड ऑफिस से बुकिंग करा रहा है तो उसको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, या इन फ्यूचर उसको कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं, अभी बता दें सर जी ये बात भी। जी वामिक, जैसे कि मैंने बताया है कि जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनीज़ होती हैं, इनको तो देखिए ये कंसल्टेंट होते हैं, सेलर नहीं होते, और बिल्डर सिर्फ सेलर होता है। बिल्डर के पास आप चले जाएंगे तो कभी भी वो अपनी चीज़ को गलत नहीं बताएगा, वो कहेगा जी नहीं मेरी चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, कभी भी गलत नहीं अपना प्रोडक्ट बताएगा। लेकिन ये कंपनीज़ वाले जो होते हैं ना, ये कंसल्टेंट होते हैं, ये सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। पहली बात ये हो गई। अच्छा, अब कोई शख्स आ जाता है किसी कंसल्टेंसी कंपनी में, कौन कौन से प्रोजेक्ट आप डील कर रहे हैं, वो कंपनी बताती है जी हम जी गुलमोहर सिटी भी कर रहे हैं, हम 7 वंडर्स इनक्लेव भी कर रहे हैं, 7 वंडर सिटी भी, NTR भी। अच्छा, वो एक अपनी लिस्ट दे देता है। अब उस बंदे को ये पता चल जाता है कि अगर ये कंपनी इंतहाई अथेंटिक है, एक इसका नाम है मार्केट के अंदर, और फर्दर जो है एक अच्छी रैंकिंग में आ रही है, ये अगर ये प्रोजेक्ट डील कर रही है तो ये प्रोजेक्ट तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शातरबाजी वो क्लाइंट ये करता है कि हेड ऑफिस जाके डायरेक्ट बुकिंग करा लेता है। अच्छा, हेड ऑफिस में बुकिंग तो हो जाती है, लेकिन बाद में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना उस क्लाइंट को करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर उस क्लाइंट की इंस्टॉलमेंट कोई शार्ट हो जाती है तो पूरे उस पर रूल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं उस बिल्डर की तरफ से। लेट्स सपोज अगर जुर्माना है तो उसको पे करना पड़ता है, अगर 3 किस्तों पे कैंसिल है तो कैंसिलेशन में प्लॉट जाता है। अब वो सिंगल बंदा जब उस हेड ऑफिस में जाता है ना तो उसको कोई पहचान ही नहीं रहा होता, बिकॉज उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2, 3, 4 लाख तक होती है जो डाउन पेमेंट उसने दी होती है, या 2, 4, 6 किस्तें दी होती हैं। यहाँ पे अगर उसने बुकिंग कराई होती है एक कंपनी के थ्रू, तो अब कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट उस बिल्डर के साथ है वो करोड़ों में होती है, 35 करोड़ 40 करोड़ एक डीलरशिप उसने ली होती है, तो उसका एक फ़ोन पे काम हो जाता है, एक कॉल पे काम बिल्डर कर देता है। अच्छा, अब ये एक नुकसान था। दूसरा, रीसेलिंग। एक बंदे ने प्लाट दिया है, 2 साल 3 साल के गैप भी आ चुका है, रेट बढ़ भी चुके हैं, अब उसने प्लाट सेल करना है। बिल्डर ऑफिस कभी भी रीसेल नहीं करता, जब ये जाते हैं तो बिल्डर इनकार कर देता। अब उसकी भी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है बिल्डर के पास कि हम अगर रीसेल में पड़ गए तो हमारा बाकी जो प्रोजेक्ट पड़ा है वो कौन बेचेगा, हमने तो फंड जनरेट करना है। रीसेल करेंगे, नया क्लाइंट पैसा देगा, पुराने क्लाइंट को पैसा चला जाएगा, बिल्डर के पास क्या फंड जनरेट हुआ। तो इसलिए बिल्डर कभी भी बिल्डर ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो है, रीसेल पे काम नहीं करता, अपना प्रोजेक्ट बेचता है। अच्छा, बेच भी ले, वो प्रोजेक्ट सारा ख़त्म हो जाए, क्लोज हो जाए, तो नया प्रोजेक्ट उसका शुरू हो जाता है, उसका फोकस नए प्रोजेक्ट पे चला जाता है। अच्छा, अब जब वो फाइल उठा के किसी कंसल्टेंसी कंपनी में जाएगा तो वो भी नहीं बेचेगी, एक ही जवाब होगा, जिससे ख़रीदा है उसी को कहें रीसेल कर दे, क्योंकि हर कंपनी अपने अपने क्लाइंट्स ही लेके चल रही होती है। जैसे हम खुद स्टेट सेफ मार्केटिंग में अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जिसने प्लाट लिया होता है उसी का हम रीसेल भी कर रहे होते हैं। तो ये उसका दूसरा नुकसान है। इसके अलावा तीसरा नुकसान ये है कि जो कंपनीज होती हैं ना, ये एक्चुअल में बिल्डर्स के डीलर्स होते हैं, तो इनके थ्रू जिन्होंने प्लाट लिया होता है उसको उनके साथ बिल्डर कोई हैंका फैंकी नहीं कर सकता। लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, उसको कॉर्नर प्लाट दिया गया है, अगर तो उसने डायरेक्ट लिया है बिल्डर से तो बाद में बिल्डर चेंज कर देता है, क्योंकि जो बिल्डर एक एंड यूज़र को एलोकेशन लेटर देता है या अलॉटमेंट लेटर देता है वो प्रोविजनल होता है।
लेकिन क्लाइंट को भी ये चीज़ पता ही नहीं है एंड यूज़र, क्योंकि मुझे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है। अब प्रोविजनल का नुकसान क्या है कि अगर वो बिल्डर चाहे तो कॉर्नर प्लाट जो उसने लिया है उसको चेंज कर सकता है, नंबरिंग भी चेंज कर सकता है, लोकेशन भी उसकी चेंज कर सकता है, कॉर्नर से हटा के जनरल भी कर सकता है। लेकिन अब जब एक कंसल्टेंसी कंपनी से क्लाइंट कोई प्लाट ले रहा है तो अलॉटमेंट लेटर कभी भी कंसल्टेंसी कंपनी को बिल्डर प्रोविजनल नहीं देता, क्योंकि पता होता है, एक कंसल्टेंसी कंपनी को पता होता है कि ये प्रोविजनल है, हमने नहीं लेके क्लाइंट को देना। तो एक नुकसान ये भी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नुकसान आते हैं, ये चंद सीधा मैंने पॉइंट बताए हैं। तो जब भी आपने कोई प्लाट ख़रीदना है तो कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू ख़रीदे, क्योंकि वो आपकी गारंटर भी होती है, आपके लिए फ़ाइट भी कर रही होती है, आपको सपोर्ट भी कर रही होती है, लेकिन हेड ऑफिस आपको कतन सपोर्ट नहीं करेगा। सर बहुत अच्छी तरह समझाया है, बहुत समझ भी आ गई है, इंतहाई आसान अल्फाज में आपने समझा दिया। अभी सर माहौल कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा होस्ट से कि ठेकेदार साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो अगर आप उनका थोड़ा ही सुनवा दें। बिल्कुल यार जुनैद सही बोल रहे हो, माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। ठेकेदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन आप भी जानते हैं ठेकेदार साहब के पास एक स्पेशल हुनर है, बहुत उनकी अच्छी आवाज़ है, मतलब वो दौड़े और गाने वगैरह में सुनाते रहते हैं। ठेकेदार साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आज भी हमें एक दौड़ा सुना दें। माया तू वाकई तारीफ दे काबिल है ते गले मसूद दसाइए, तेरे वर्गी शक्ल इस दुनिया ते कोई दूजी नजर न आइए। असी अंदर मुनाफकत क्यों रखी है, गल मुकदी यार मुकाइए, भन छोड़ी कलाम उस पैरा ते जिन्हें तेरी तस्वीर बनाई है। रस्सियां दे बट माया तेरे जय दुनिया ते बहु वेखन घट माया, तेरे जय दुनिया ते बहु वेखन घट माया। वाह 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 ठेकेदार साहब, वाह 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 ठेकेदार साहब कमाल कर दिया। वाह वाह ठेकेदार साहब, बहुत अच्छी आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है, सुनकर बहुत खुशी हुई है। पहले भी दौरे आपके सुनते रहते हैं। नाजरीन ठेकेदार साहब के इसी खूबसूरत दौड़े के साथ चलते हैं आज के प्रॉपर्टी की शहरी के अगले सेगमेंट की तरफ। अगला हमारा सेगमेंट है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM। इस सेगमेंट के अंदर आप लोग जो हमारे YouTube चैनल, हमारे TikTok अकाउंट और हमारे Facebook पेज के ऊपर जो डिफरेंट कमेंट सेक्शन में हमसे क्यूरीज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उनका सवाल सर आपको हम लोग इस प्रॉपर्टी की शहरी के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करते हैं। आज के आज प्रॉपर्टी विद ESM के जितने क्वेश्चन हैं वो शहबाज सर से करेंगे। शहबाज, आज प्रॉपर्टी में जितने हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन हैं वो प्लीज़ आप सर से डिस्कस कर लें। तो ठीक है सर, आज के सवालात का आगाज़ करते हैं। तो पहला सवाल जो करते हैं, आपकी वीडियो जो थी टिकटॉक पे, जायदाद पर स्टे ऑर्डर क्या होता है? इसके नीचे भाई कमेंट करते हैं, उमर नाम है इनका, कहते हैं कि जिस ज़मीन पे स्टे हो वो कास्ट हो सकती है कि नहीं, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कर दें। जी उमर साहब, असल में ना अगर किसी ज़मीन पर ज़री ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, कोई झगड़ा हो, पानी का झगड़ा हो, डेरे का झगड़ा हो, कोई माल मवेशी का झगड़ा हो, तो दफ़ा 145 CRPC के तहत FIR कट जाती है, कोर्ट में केस चला जाता है और कोर्ट की तरफ से स्टे हो जाता है। अब जब स्टे हो जाता है तो उस ज़मीन पर काश्तकारी नहीं की जा सकती, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई फसल काश्त की हुई है तो वो फसल देखें अभी एक नुकसान होता है, फसल ज़ाया हो जाती है, तो कोर्ट क्या करती है, एक थर्ड पार्टी को मुकर्रर करती है, थर्ड पार्टी उस फसल की काश्त करवाती है और उसको सेल किया जाता है, और जो वो जितनी रकम में सेल होती है वो कौमी ख़जाने में जमा करा दी जाती है। अच्छा, वो केस जब इख्तिताम पजीर होता है, डिग्री हो जाता है, तो जो बंदा केस जीतता है वो जितना पैसा होता है कौमी ख़जाने से उस बंदे को दे दिया जाता है। अगर फसल काश्त की, अगर फसल काश्त नहीं की हुई, ऐसे ही ज़मीन पड़ी है, तो फिर उस पर काश्तकारी नहीं की जा सकती जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता। तो सर अगला आपका कमेंट आ जाता है एक और वीडियो के नीचे, भाई साहब कमेंट करते हैं, मोहम्मद ज़ियाउल्लाह वट्टो साहब कहते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा लेंथी कमेंट है, ये कहते हैं कि माँ ने अपनी ज़री ज़मीन 2 बेटियों को छोड़ कर सिर्फ अपनी एक बेटी को तमलीक कर दी है, अब क्या बेटे भी इस तमलीक को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? मोहम्मद ज़ियाउल्लाह वट्टू साहब, असल में इंतकाल तमलीक जो है ना वो ये है कि अगर कोई वालिद या वालदा अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, ताकि उनकी वफ़ात के बाद
झगड़ा ना बने। लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है, अकॉर्डिंग टू शरीयत है। अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता तो बाद में उस इंतकाल तमलीग को चैलेंज किया जा सकता है। तो सर अगली आपकी वीडियो है जो आपने बनाई थी, क्या इंतकाल तमलीग को चैलेंज किया जा सकता है, उसके नीचे भाई साहब हैं कि मलिक फादी ये कमेंट करते हैं कि फ़र्द में नेम चढ़ाना हो तो क्या तरीका है, ज़रा इस भाई साहब को आगाह कर दें। जी देखें मलिक फादी साहब, फ़र्द में नाम तो पहले ही होता है, इंतकाल हुआ होता है, ज़मीन प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, आप फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले लें, फ़र्द बराए बै ले लें, कुछ भी। अगर आप देखते हैं कि उस फ़र्द के अंदर कोई गलती है तो उसकी करेक्शन की जा सकती है। अच्छा, करेक्शन के लिए आपको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है बनाम तहसीलदार के। तहसीलदार जो है फिर रिकॉर्ड तलब करता है मुतलका पटवारी से, मुतलका पटवारी रिकॉर्ड देता है, एक रिपोर्ट सबमिट करता है और आपकी वो करेक्शन हो जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को फ़र्द बदर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई उसमें जब आप फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेट सपोज ले रहे हैं, आपका नाम गलत है, वल्दियत गलत है, या रकबा मतलब 4 कनाल आपके नाम पे है लेकिन उधर 2 कनाल शो हो रहा है, 6 कनाल शो हो रहा है, तो उसकी करेक्शन की जा सकती है फ़र्द बदर के थ्रू। और सर अगली आपका जो कमेंट आया हुआ वीडियो के नीचे, वो आपकी वो वीडियो थी टिकटॉक पे लगी हुई, हिब्बा और इंतकाल तमलीग में क्या फ़र्क होता है। उसके नीचे भाई कमेंट करते हैं इस्माइल तारिक साहब, ये कहते हैं कि मौलाना साहब टैक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा बताएं इन्हें। जी इस्माइल तारिक साहब, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं, स्टेट सेफ मार्केटिंग के नाम से YouTube चैनल है, प्रॉपर्टी के टैक्स पे एक ब्रीफली वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। या जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप दोबारा रिपीट हमसे कर सकते हैं। हालांकि कमेंट के नीचे आपको जवाब दिया गया है लेकिन दोबारा आपका कोई कमेंट आया नहीं है, तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट दोबारा कर सकते हैं जिस चीज़ की टैक्स की आपको समझ नहीं आ रही। तो सर अगला आपका जो क्वेश्चन है कमेंट में भाई साहब पूछते हैं चीमा साहब कि 1 करोड़ की रजिस्ट्री पर कितना खर्चा होगा, बंदा फाइलर है। जी चीमा साहब, इस पे पहले हम मतलब रजिस्ट्री पे कितना खर्चा आता है इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, तो आपके कमेंट के नीचे इस वीडियो का लिंक सेंड कर दिया जाएगा या मेंशन कर दिया जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं टीम को कह दूंगा, हमारी टीम आपको वो वीडियो का लिंक भेज दे देगी, आप वो वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपकी क्यूरी क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, उसका जवाब आपको इनबॉक्स में ही दे देंगे। और इसी आपकी वीडियो के नीचे दूसरे भाई भी कमेंट करते हैं, खोखर साहब इनका नाम है, ये कमेंट करते हैं कि क्या खरीदी हुई ज़मीन में बाप के इंतकाल के बाद इसकी बेटी को भी हिस्सा मिलता है या नहीं, ज़रा इस पर थोड़ा नज़रसानी कर दें। जी खोखर साहब, बिल्कुल, अगर किसी शख्स ने ज़मीन ख़रीदी है विरासत में, उसको अपने बाप की तरफ से नहीं मिली, उसने ख़ुद ख़रीदी है और उसके वफ़ात के बाद विरासत में बेटी को पूरा हिस्सा मिलेगा, जितना शरीयत और कानून कह रहा है उतना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अब वो मलकियत तो बाप की है ना। अगर बाप फौत हो रहा है तो बाप की वो विरासत बन जाती है और विरासत में से बेटी है या बेटा है या बेवा है, बराबर और पूरा हिस्सा मिलेगा जितना कानून और शरीयत के मुताबिक मिलना चाहिए। तो सर अगला कमेंट है, लास्ट कमेंट है आपकी वीडियो के नीचे आया हुआ है, कमेंट करते हैं सैयद अली हैदर शाह साहब, कहते हैं कि क्या नादरा शिया फ़िरका के मुताबिक विरासत तकसीम करेगी कि नहीं करेगी, तो इसके बारे में आगाही दे दें। जी सैयद अली हैदर साहब, कैसे हैं आप? शाह साहब, बात ये है कि जो हमारा प्रॉपर्टी का ज़्यादा लॉ है ना, वो शरीयत को फॉलो करता है। हालांकि बाकी जो भी लॉज हैं ब्रिटिश रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का लॉ शरीयत को फॉलो करता है। अब इसके अंदर पाकिस्तान में जितनी भी अक़लीतें हैं, एक तो एक इस्लाम के मुताबिक विरासत की तकसीम है, लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया की विरासत की तकसीम थोड़ी सी अलग है। इसी तरह फिर हम देखें तो हिंदू कम्यूनिटी है या क्रिश्चियन कम्यूनिटी है, उनके पाकिस्तान में विरासत के लाज अलग अलग बने हुए हैं, जिन पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। इसी तरह फ़िक़्ह जाफ़रिया का भी एक अलग विरासत की तकसीम का तरीक़ाकार है, तो बिल्कुल उसको फॉलो किया जाएगा। नादरा हो, कोर्ट हो या तहसीलदार हो, पटवारी हो, बिल्कुल उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि ये जो शख्स है वाक़या ही फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखता है। उसके लिए फिर देखें, साबित करने के लिए जो होते हैं इनके उलमा वग़ैरह फ़िक़्ह जाफ़रिया के, उनसे फिर एक सर्टिफिकेट जारी करवाया जाता है, वो इशू या 2 गवाहान पेश किए जाते हैं जो इस चीज़ को साबित कर सके कि वाकई फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल उसको फॉलो किया जाएगा।
फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक ही विरासत की तकसीम की जाएगी। वैसे ठेकेदार साहब तुसी कंघी फेर के आए हो कि सुहागा मरा के आए हो? ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਗ ਜੁੜੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਪਰਾਲੀ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। वैसे ठेकेदार साहब बड़ा औखा होके बोले हो, किसी ने पिस्तौल की जरूरत तो नहीं बुलाया? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठेकेदार साहब तुसी भी कबूतरों वांगू आँखा बंद करके बोलिया करो। जुनैद ये तो कबूतरों की भी तौहीन है। हाँ यार असलम भाई आप सही कह रहे हो, अगर किसी कबूतर ने वीडियो देख ली ना वो इस पर FIR कटाएगा। ओ नहीं यार जुनेद, जो कबूतर होता है ना वो साइन ऑफ पीस होता है, ये ठेकेदार वेला तो साइन ऑफ डिजास्टर है। वैसे मैं हरदा तेरे को नहीं आ सकूँ, लेकिन बिच जी अंग्रेजी वाली डिच डुच कर गया ना मेरी समझ नहीं आई। ठेकेदार साहब मैं दसना ना, डिजास्टर का लफ्ज़ ही मतलब ते आफत होंदी है, लेकिन एदा मतलब है कि उजड़े हुए चमन। ओ ए मैनू आखे ओए अल्लाह तेनू कोरोना करे, ओए अल्लाह तेरा बेड़ा गरक कर ले, अल्लाह तेरी धूड़ पट्टे, अल्लाह तेरे बाल ही उड़ावे उत्ते बड़े एयरपोर्ट दौर फिट्टे मुंह आई ते बुझाई। ठेकेदार अल्लाह दी कसम परफेक्ट सिग्नल ते खड़े हुए खुसरे वाली भाई मैनू। नहीं यार वाह में क्या ऐसी बात नहीं है। असल में ये ठेकेदार साहब ने प्रोग्राम से पहले मुझे कहा था कि रन्ना दी जड़ी लड़ाई होंदी है ना उन्होंने मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा, ये वो कर रहे सी। सर ਤੁਹਾਡਾ बड़ा मेहरबानी, थैंक्स अ लॉट सर, लेकिन ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਝਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ। ठेकेदार साहब पहली गल तो है कि मैं होटल ना है होस्ट हाँ, तो दूजी गल है अगर तुहानू बुरा लग्या ना तो आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम यू, तो नाराज़ ना होए। रिक्वेस्ट है अताउल्ला खान ईसा खिलवी दा सोना जा गाना सुना दियो सानू। भाईजान गाना तो मैं तुहानू सुना देना, लेकिन बेचा जी अंग्रेजी वाला डोचल मार जाना ना ए यार थोड़ा जा उर्दू च क्लीयर किया कर या पंजाबी च क्लीयर कर दिता कर। आ माही होवे खत्म जुदाई ते के मेरे यार दीवाने कख दा भार ना सांदे जिंदड़े लखा मना दे भार चवैन मत्थे ते हथ रखना जान देना से हो दर दर दे सलाम कराए नी वो गुलाम फरीदा पिछे सजना देवो अणमिणया भार चवैन सारी रात रुनिया सारी रात रुनिया ते पल सुख नहीं पाया सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया कल क्यों नहीं आया दर्दां दी मारी उठदी ते बांदी माही दी तस्वीर रख के सिरां दी माही दी तस्वीर रख के सिरां दी बहु जुल्म कीते बहु जुल्म कीते वे चाचे दा जाया सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया कल क्यों नहीं आया सारी रात रुनिया ते पल सुख नहीं पाया सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया ते को मिलन दी की तुम तैयारी सुर्खी गवाढ़ तो मंगी हम उधारी सुर्खी गवाढ़ तो मंगे हम उधारी मेहंदी विलायत कजला भी पाया सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया कल क्यों नहीं आया कल क्यों नहीं आया। क्या बात है और यार ठेकेदार साहब कमाल कर छोड़े यार। वाह ठेकेदार साहब बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नाजरीन आज के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो है अवेयरनेस विद ESM।
पिछले 2 सेगमेंट्स आपने देखे, साथ साथ आपने ठेकेदार साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत गाना भी सुना और दौड़ा भी सुना। तो आज का जो अगला टॉपिक है अवेयरनेस विद DSM, इसमें हम एक टॉपिक के ऊपर आपको अवेयरनेस देते हैं। लास्ट वीडियोस भी आपने देखी होंगी, उसके ऊपर भी कुछ टॉपिक्स थे। आज का जो टॉपिक है वो भी हम सर से बताएंगे और उसके ऊपर जो अवेयरनेस हो सके वो हम आप तक पहुँचाएंगे। नाजरीन, आज के अवेयरनेस विद DSM सेगमेंट का जो आगाज़ है वो आज का जो सवाल है वो ठेकेदार अकरम साहब करना चाह रहे हैं। तो ठेकेदार अकरम साहब, आपका जो भी सवाल है वो आप सर से कर सकते हैं। अच्छा मिनास लिल्ला साहब, एक आपसे मेरा सवाल है कि सर आजकल जो बहुत बड़ा जो मसला चल रहा है, बहुत बड़ा मसला जो चल रहा है सर, मैं कहता हूँ कि हर दूसरे घर के अंदर ये टेंशन चल रही है कि सर उनके घर के अंदर 3-3 बेटियाँ, किसी के पास मैंने जो देखा है बरादरी के अंदर अपनी देखा है कि 4-4 बेटियाँ जवान बैठी हुई हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कोई रिश्ता हो नहीं रहा। टेंशनें माँ बाप की इतनी बढ़ चुकी हैं कि सर मैं तो कहता हूँ कि बेइंतहा ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़ हो रहे हैं माँ बाप, कि हम कैसे करें, किस तरीके से करें। तो सर ये मसला मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सर इसका प्लीज़ कोई ऐसा हल बताएं कि जिससे माँ बाप की टेंशन भी कुछ हल हो और बहन बेटियाँ जो भी बैठी हुई हैं, यकीन माने सर मैंने अपनी आंखों से देखा कि बच्चियों के सरों के अंदर चांदी आ चुकी है, बेचारियों के बाल सफ़ेद घर पे ही हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ हल नहीं हो पा रहा। तो सर मतलब बेहतरीन तरीका कर सर ऐसा बताएं, कोई ऐसा बेहतरीन तरीका कि सर बुराई से बचें बच्चे, और इसका कोई हल बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल ठेकेदार अकरम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आज तक जितनी प्रॉपर्टी कचहरियाँ बनी हैं ना, उनमें सबसे अच्छा अवेयरनेस का टॉपिक यही है। और ये बात आज की नहीं है, ये अगर हम तारीख़ में पीछे चले जाएं, पहले एक इस्लामी हुकूमत होती थी, इस्लामी कवानीन होते थे, शरीयत को फॉलो किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हम थोड़ा सा ही पीछे चले जाएं तो एक अंग्रेज़ों की हुकूमत हमारे ऊपर रही है, ब्रिटिश रूल्स रहे हैं। उसके बाद फिर बरसगीर पाको हिंद की तकसीम, तो हिंदू तो चला गया लेकिन अपनी बहुत सारी रस्में हमारे माशरे में छोड़ के गया है, जिसका नुकसान हमें आजकल हो रहा है। अच्छा, कुंवारी बच्चियों के रिश्तों की तो बात हम ज़रा अलग कर देते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक अगर कोई लड़की है, उसकी शादी हुई और विद इन 6 मंथ्स उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, बेचारी बेवा हो गई, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ये एक तकदीर का फ़ैसला था, हस्बैंड की वफ़ात हो गई, लेकिन उसकी सज़ा उस बेवा को सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है, उसके साथ कोई शादी नहीं करता। हालांकि हम पीछे शरीयत को उठा के देखें तो कितने सहाबा कराम ने तलाक याफ्ता से भी शादियां की हैं, बेवाओं से भी शादियां की हैं, लेकिन हमारे माशरे में पहली चेंजिंग ये करके हिंदू चला गया और हमने उसको फॉलो कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो आजकल की ख़वातीन है ना, इनको थोड़ा सा समझना चाहिए, जो कि दूसरी शादी पर एग्री नहीं होती। हस्बैंड की दूसरी शादी पे पत्नी क्या कुरान मच जाते हैं, बात कत्लो गारत तक पहुंच जाती है, और इसी डर की वजह से मर्द जो है दूसरी शादी नहीं करते। हालांकि हमारी जो शरीयत है, अगर इंसाफ कर सको तो 4 शादियों की इजाज़त है कि 4 शादियां हर मुसलमान को करनी चाहिए। अब ये जब एक अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, असूल है, उसको तोड़ा जा रहा है तो ये मसाइल तो पैदा होंगे। एक वैसे ही हम देखें दुनिया में औरतों की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत मर्दों की तादाद कम है। अगर हर मर्द 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करे तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। सॉरी सर, यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, लेकिन यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये है कि बीवियाँ तो चलो इजाज़त दें ना दें, लेकिन हमारा कानून भी तो दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दे रहा। नहीं यार, वामिक दूसरी शादी से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जिस चीज़ की इजाज़त अल्लाह ताला ने दे दी है उसमें कानून और हुकूमत क्या चीज़ है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है और बड़ा क्लियर है कि पहली बीवी से भी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरी शादी करो। तो फिर हुकूमत क्या और कानून क्या? और मेरे इल्म में आज तक ये चीज़ नहीं आई कि अगर तो किसी ने दूसरी शादी की है और कानून ने उसे वाकई सज़ा दी हो। कानून में लिखा ज़रूर हुआ है, लेकिन हमेशा जब कोर्ट में केस जाता है सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि एक जो जज बैठा है ना एक सीट पे, वो भी मुसलमान है, अल्लाह के कानून को वो चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे मर्दों को भी ज़रा दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए और हमारी ख़वातीन को भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी बेवाएँ और तलाक याफ्ता ख़वातीन बैठी हैं उनकी कोई सज़ा नहीं है, उनको भी आगे शादी का मौका मिलना चाहिए। सारी ज़िंदगी एक सज़ा लग जाती है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि जो कवारी बैठी हैं उनका शो यार हमारे माशरे में ठेकेदार साहब लालच बहुत आ गया है।
लालच इस चीज़ का है कि अब एक लड़की है जिसकी एज 19 ईयर्स है, 18-19 साल। अब शुरू में वो लालच में पड़ जाते हैं कि नहीं जी, जो हमारा जिससे रिश्ता हो वो कोई सरकारी मुलाजम हो, सरकारी जॉब होनी चाहिए और ओवरसीज़ होना चाहिए, और ओवरसीज़ में भी ऑस्ट्रेलिया से तल्लक हो या मतलब यूके, अमेरिका, गल्फ़ वाले को भी नहीं पूछा जाता। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब दूसरी तरफ लालच देखा जाए लड़के वालों की तरफ से, तो वो जहेज़ का लालच होता है। यकीन माने दिल खून के आंसू होता है कि एक बाप बच्ची ब्याने जा रहा है, रिश्ता उसका लिया जा रहा है, लेकिन एक पर्चा उसके हाथ में थमाया जा रहा है शहरों के अंदर कि आपने जहेज़ में ये जो हमारा लफंटर है इसको गाड़ी देनी है, बाइक देनी है, इनू जी सोने की घड़ी पानी है, वो पहले लफंटर का मुँह तो वेख लो तुसी। मतलब इस तरह की डिमांड्स की जाती हैं जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ अपनी आला अदलिया से, ऑनरेबल कोर्ट से, जज साहिबान से कहूँगा कि जो अच्छा इसके अलावा जो बिल पास होते हैं सेनेट में, इनसे कहूँगा कि दूसरी शादी की बिल पास ना करें, वो कानून ख़त्म करें, दूसरी शादी की इजाज़त दें और कानून ये पास करें कि जो जहेज़ की डिमांड करता है, इस तरह की लिस्टें डिमांड करता है, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, कोई कार्रवाइयाँ उसके ऊपर की जाए। इस लानत को इस माशरे में हमें ख़त्म करना चाहिए और एक मुहिम चलानी चाहिए कि ये लानत ख़त्म हो जाए, जहेज़ वाली स्पेशली। और लड़कियां भी देखें, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, आज नहीं है कल अल्लाह ताला उसकी किस्मत से अता करेगा। लड़कियां भी ये ज़रा लालच छोड़ दें और मतलब इन टाइम शादी करें तो ये मसले मेरे हिसाब में काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। सर मैं बाज़ दफ़ा वेख्या है कि मतलब बच्ची नूं वेखण जा रहे हैं, जो उत्थे पहुँचते हैं तो नहीं जी नहीं, मेरे भाई के लिए तो भाई चांद जैसी दुल्हन होनी चाहिए। तुसी आपदे बिराह नूं वेखो, त्रुट्टे मोटरसाइकिल तरह दा मूँह होंदा है तो बच्ची नूं तुसी फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देंगे। हालांकि तुहानूं इस चीज़ ते शर्म आनी चाहिए कि यार अगले दी बच्ची है उनकी इंसल्ट या मतलब बच्ची दी इंसल्ट कर देंगे ने। सर वो माँ बाप किहड़े पासे जावन सर, उन्होंने जितनी इंसल्ट हो जाती है कि यार मेरी बच्ची दी ऐसे इंसल्ट की, मूँह वेख उनके 6 किलोमीटर दंद बाहर आते हैं। एग्जैक्टली ठेकेदार साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये देखने दिखाने का जो रवाज चल पड़ा है ना, मतलब पूरा ख़ानदान आ जाता है देखने के लिए लड़की को। अच्छा उनके लिए आगे ठीक ठाक लड़की वाले ख़र्चा करते हैं, अच्छा खासा उनकी रिफ़्रेशमेंट पे ठीक ठाक ख़र्चा होता है लड़की वालों का। अच्छा वहाँ आके लड़की के इम्तिहानात शुरू हो जाते हैं, ज़रा बोल के दिखाओ, ज़रा चल के दिखाओ, ज़रा ये करके दिखाओ। इवन के अभी ये मतलब एक कल्चर चल पड़ा है यहाँ पे, ये फैशन चल पड़ा है, प्याज काटने देखे जाते हैं कि प्याज काट के दिखाओ कैसे काटती हो। ये कोई शरीयत नहीं है ये, और शरीयत को तो छोड़ें, ये इंसानियत भी नहीं है कि इनको इंसानियत के ज़ुमरे में लाया जाए। ये सरासर तौहीन हो रही होती है। यार वो एक इंसान है, एक लड़की, तुम लोग उसके जज्बात से खेल रहे हो और जब इनकार किया जाता है तो लड़की यकीन माने जीते जी मर जाती है। और लिटरली 2 से 3 बार रिजेक्शन हो जाए ना लड़की को, ऑटोमेटिकली लड़की का दिमाग वहाँ से हट जाता है और वो ख़ुद ही शादी फिर नहीं करना चाह रही, क्योंकि उसको बड़ा मायूब लग रहा होता है। बेसिकली अल्लाह ताला ने लड़की के अंदर एक शर्म व हया रखी है। 3 दफ़ा अगर वो रिजेक्ट हो चुकी है, 4थी दफ़ा वो बोली लगवाने फिर बैठ जाए उन लोगों में, इस चीज़ को ही वो अपनी तौहीन समझ रही होती हैं। तो ये बड़ा ही एक गलत रवाज है। मैं तो टोटली इस रिवाज के ख़िलाफ़ हूँ। और अभी देखिए हमारी जो यंग जनरेशन है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ तबका है, आप ये 2 चीज़ें ख़त्म करें। एक ये देखने दिखाने वाला रवाज और दूसरा जहेज़ वाला मामला, और तीसरा शादी, इसको प्रमोट करें। 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ, थोड़ी सी बहादुरी और दलेरी पैदा करें और इसको ज़रा आप प्रमोट करें। बिल्कुल सर, ये तो आपने सही एक्सप्लेन किया। अच्छा सर, अब अवेयरनेस की बात चली रही है तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में भी आ रहा था। अभी ये 25 दिसंबर को जो ये क्रिसमस आ रहा है, मैरी क्रिसमस, जो ये हमारी मसीही बरादरी का एक इवेंट होता है, तो इसके ऊपर हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इसके ऊपर पार्टीज थ्रू आउट कर रही है। कॉज छुट्टी का भी होता है, छुट्टी होती है इस दिन को, आई थिंक सो, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पार्टीज़ वो जो हैं वो थ्रू कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। मैरी क्रिसमस लगे हुए। क्या सर आप इस चीज़ को क्या समझते हैं, मतलब ये गलत है या इसके ऊपर भी सर थोड़ी सी रोशनी डालना? जी बिल्कुल, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आने वाला है। मैं तो अगर कोई मुसलमान मैरी क्रिसमस क्रिश्चियन को बोलता है या मुसलमान को बोलता है, मैं तो सरासर इसको शिर्क बोलता हूँ। इवन के ये टॉपिक पहले भी मेरा इरादा था डिस्कस करने का,
लेकिन एक दोस्त ने लास्ट टाइम बोला कि तुम एक कारोबारी शख्सियत हो तो तुम्हें ये जेब नहीं देता कि इसको तुम ऑन स्क्रीन लेके आओ। लेकिन आज फिर जब स्टाफ में कहा गया हमारे डायरेक्टर साहिबा ने इसको डिस्कस करना चाहिए, तो बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। जो शिरक है, जो गुनाह है, वो गुनाह है। भले उस पर क्रिश्चियन बिरादरी मुझे कुछ भी कहे, मेरी मुखालफत करे, कुछ भी कहे, बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये फ़र्ज़ है और मैं ये अदा करूँगा। क्योंकि जब हमारी शरीयत कहती है कि यहूद व नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर मैं कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। सेकेंडली, काफ़ी जगह मैंने देखा है कुछ जो चापलूस टाइप लोग होते हैं ना, भले मुसलमान हैं, कह रहे होते हैं ना ये ईसाई अपने भाई हैं, ये क्रिश्चियन है, इतना इसके साथ नहीं करो, ये अपना भाई है। वो भाई, वो हमारे भाई नहीं है। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कभी भी कोई यहूदी या नसरानी मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। ज़रा ज़बान को कंट्रोल रखा करें। अभी मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, हिंदुओं पे भी बनाई है, मसीह बिरादरी पे भी बनाई है, लेकिन मैंने बरादरी का लफ्ज़ यूज़ किया है। ये नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये वीडियो है। भले आप उस पर वो दिल है, जो दिल जितनी दिल है मेरी मुखालफत करें, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं इसको शिरक समझता हूँ और हमें इससे बचना चाहिए जहाँ तक मुमकिन है। भाई समझ नहीं आती है मैनू, वो है एक इवेंट क्रिश्चियंस का जोड़ा सरासर गलत है, एक शिरक है। ज़्यादा चाह साढ़े मुसलमानों ने चढ़े हुए, यकीन मानो जाके देखो, मतलब पार्टीज कर रहे होते हैं, मुसलमान पार्टीज कर रहे होते हैं जी। ये जो है ना, जॉन हमारा दोस्त है, दो जॉन जो है ये क्रिश्चियन है तो हम पार्टी कर रहे हो। भाई तुम क्यों कर रहे हो? तुम मुसलमान हो, वो क्रिश्चियन है, उसको अपने चर्च में वो मनाने दो, उसको अपने घर में मनाने दो, जो वो दिल करे। तुम्हारा तो उसके साथ लेना देना नहीं है। तुम मुसलमान हो, अपने मुसलमानों की हदूद में रहो, उस पार्टी में शिरकत भी मत करो। मैरी क्रिसमस अभी मैं आपको बताऊं, किसी ने मुझे मशवरा दिया, जी आपकी मार्केटिंग कंपनी है तो एक ऐड बनाए मैरी क्रिसमस के हिसाब से और ईसाइयों को डिस्काउंट दे। भाई मैं ये काम क्यों करूं? मैरी क्रिसमस मैं ऐड पे क्यों लिखूं? मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, मेरी शरीयत उस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रही, तो मैं मैरी क्रिसमस से का ऐड लगा के डिस्काउंट दे के कमाने वाले पैसे पे लानत भेजता हूँ। ऐसा पैसा मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, वैसे क्रिश्चियन बिरादरी को अक़लियत होने के हिसाब से डिस्काउंट मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैरी क्रिसमस बोल के मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। इस चीज़ पर आप भी थोड़ा सा सोचें, समझें और खामखा ख़ुद को गुनाहगार मत करें। नाजरीन, सर की आज इसी लास्ट में अवेयरनेस के साथ हम लोग चलते हैं आज के अगले सेगमेंट की जानिब, जो है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM में हम लोग जो अभी मार्केट की न्यू बिल्कुल रिसेंटली अपडेट्स चल रही होती हैं उनके बारे में आपको आगाही देते हैं। तो चलिए इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं, प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। अच्छा सर, सुनने में ये आ रहा है कि न्यू ईयर के मौके पर अभी जो पोलो ब्लॉक नया लॉन्च हुआ है गुलमोहर सिटी के अंदर, वो स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं 50% तक का। ये क्या सीन है सर प्रॉपर्टी अपडेट्स का, ये बताएं थोड़ा सा। असल में ना पोलो हिल्स ब्लॉक जो है ये गुलमोहर सिटी के अंदर वाक़या है और ये प्रोजेक्ट गुलमोहर सिटी है रिवर लिंक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। और इसके जो ओनर हैं, जो चेयरमैन है कैप्टन नदीम साहब। कैप्टन नदीम साहब की कुछ पॉलिसियों को ना मैं ज़ाती तौर पर सल्यूट करता हूँ। मतलब इन्होंने ना बड़ी एक तरतीब से चल रहे हैं, बड़ी एक स्पेशल कैटेगरी बना के चल रहे हैं, जहाँ पे ये एक अमीर तबके को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और एक मिडिल तबके को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, जब गुलमोहर सिटी लॉन्च हुआ था तो इसके रेट, सिर्फ जनरल ब्लॉक लॉन्च हुआ था, रेट तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए थे, लेकिन वक्त के साथ रेट बढ़े और तकरीबन 2 साल के अंदर ये जनरल ब्लॉक के रेट 21 लाख पे चले गए। इस दौरान फिर प्रीमियम ब्लॉक इनका लॉन्च हुआ, 29 लाख तकरीबन उसके रेट्स हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च हुआ, 18 इनक्लेव लॉन्च हुआ, जो कि 18 इनक्लेव जिसमें सिर्फ 80 गज़ की कैटेगरी थी, बड़ा कामयाब गया और विद इन अ फ्यू मंथ्स पूरे का पूरा सेल आउट हो गया। फिर इनको 18 इनक्लेव एक्सटेंड करना पड़ा। अच्छा, लास्ट जो 14 अगस्त 2023 को पोलो हिल्स ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया, जो बड़ा शानदार चला, लेकिन अभी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी लोगों की कि गुलमोहर सिटी जब लॉन्च हुआ था इतनी मार्केटिंग उसकी नहीं हुई थी, इतनी ब्रांडिंग नहीं हुई थी, तो हमें पता नहीं चला, तो हम बुकिंग करवा नहीं सके। लेकिन अभी रेट काफ़ी ज़्यादा चले गए, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हैप्पी न्यू ईयर के पुरमसरत मौका पर कैप्टन नदीम साहब की तरफ से पोलो हिल ब्लॉक पे
एक स्पेशल डिस्काउंट दिया गया और वो भी 50%। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो डिस्काउंट है ना 50%, ये नेट कैश पे, अगर आप नेट कैश में प्लॉट ख़रीदते हैं, मतलब 1 गो पेमेंट करते हैं, तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो आप 80 गज़ की कैटेगरी पे कर रहे हैं या 125 गज़ की कैटेगरी पे प्लॉट ख़रीद रहे हैं। नेट कैश इंस्टॉलमेंट की सूरत में डिस्काउंट आपका ये 50% नहीं है, वो नॉर्मल जो डिस्काउंट चल रहा है उतना ही है। तो नाजरीन, प्रॉपर्टी अपडेट विद DSM की नेक्स्ट अपडेट की जानिब जाने से पहले हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इनका तारुफ कराया था, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आदिल खान चद्दर साहब। तो इनसे भी इनकी राय लेंगे कि ये लोग, इन्होंने प्रॉपर्टी कचहरी के शो को मतलब ये देखते हैं तो इनको कैसा लगता है हमारा शो देख के, इन्होंने प्रॉपर्टी कचहरी की जो टीम वर्क चल रहा है उसके ऊपर जो काम हो रहा है उनके बारे में इनके क्या रिव्यूज़ हैं। तो इनसे भी हम थोड़ी सी रिव्यूज़ वगैरह ले लेते हैं यहाँ पर। मैं लीला जा चेक कर इधर नेट तो जरा प्रॉपर्टी कचहरी जरा मैंने बड़ी शौक ना वेदा से ये वाम वास्ते बेहतरीन काम है। मैंने इतने शौक आ कि मैं आ गया कि मैं जाके उत्थे शूटिंग वेखा। शूटिंग तो कम अज कम जरा 5-6 घंटे लग जाते हैं। ये आवाम वास्ते जरा ना ये बड़ा प्रोग्राम अच्छा चल रहा, मैं इन्हें बड़ी दाद देना। आवाम की भलाई वास्ते जरा ये काम हो रहा, बड़ी मेहनत चाहिए है। तो नाजरीन, ये थे मोहम्मद आदिल खान चद्दर साहब उर्फ कमांडो की रिव्यूज़ प्रॉपर्टी कचहरी को लेकर। प्रॉपर्टी अपडेट भी DSM के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CEO प्रॉपर्टी नामा मोहम्मद इस्माइल साहब बाजियाब हो चुके हैं। इसके ऊपर भी सर थोड़ी सी मजीद आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे आज की नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। जी बिल्कुल वामिक, पहले तो ये बड़ी एक गम की खबर थी, लेकिन अब ये खुशी की खबर है। एक्चुअली हुआ ये था कि 16 नवंबर 2023 को जो मोहम्मद इस्माइल साहब हैं प्रॉपर्टी नामा के CEO, उनको बैरिया टाउन से जब रात को 10 बजे फुटबॉल खेल के वापस आ रहे थे तो किडनैप कर लिया गया। अब हम उसकी लॉन्ग स्टोरी में नहीं जाएंगे कैसे किडनैप किया, खैर। और 14 दिसंबर 2023 रात के टाइम वो बाजियाब हो गए। अब इनिशली जो एक माजरा हुआ, इनसे 2 अरब रुपए की डिमांड की गई जो एक तावान की सूरत में, बाद में फिर बारगेनिंग हुई और वो 50 करोड़ तक आया, लेकिन 25 करोड़ में एक डील डन हो गई। अब उसमें पार्शली पेमेंट जो है ना 10 करोड़ रुपया जा चुकी थी, लेकिन इस पे हमारे जो एजेंसीज़ हैं और रावलपिंडी पुलिस ने एक्शन लिया थ्रू लोकेशन, उनको ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इनको बाजियाब करा लिया। बखैर बाफियत ये अपने घर पहुंच गए। लेकिन ये देखें, खुशी तो हमें इस पे हुई है, लेकिन 9-10 करोड़ रुपया जो तावान की सूरत में चला गया है, ये कोई इतना आसानी से नहीं कमाया जा सकता। अगर देखा जाए तो मोहम्मद इस्माइल साहब ज़ीरो से हीरो बने हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो बिल्कुल एक कॉमन मैन थे, एक मजदूर टाइप शख्स थे, लेकिन मेहनत करके वो इस स्टेज पे चले गए। तो 9-10 करोड़ रुपया भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा SP नबील साहब से कि वो भी इनको रिकवर करा के दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, उस जो गैंग है ना उसको अरेस्ट किया जाए और निशाने इबरत बनाया जाए, क्योंकि अगर यही मामला चलते रहे, कंपनी के CEO ओनर्स को किडनैप किया गया, तो फिर बाकी जो कंपनी ओनर्स होते हैं वो सेकंड ऑप्शन का सोचने लगते हैं। और इस वक्त हमारी मुल्क की मईशत पहले ही बहुत ख़राब है। अगर सेकंड ऑप्शन पे सोच के वो इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ कंट्री करना शुरू हो गए, फॉरेन में करना शुरू हो गए, तो ये मईशत और डाउन होगी। तो यहाँ पे जो हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे कानूनदानों से ज़रा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे तमाम कंपनी ओनर्स को प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने में अपना रोल अदा करें। एक मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने में रियल इस्टेट का किरदार एक रीढ़ की हड्डी जैसा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जितना रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करवाया जाता है, इतना किसी और डिपार्टमेंट में नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर इस तरह के मामलात होने लग गए तो फिर सेकंड ऑप्शन बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। हमें थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए कानून पे भी और प्रोटेक्शंस पे भी। ये प्रॉपर्टी अपडेट्स भी DSM की दूसरी जो अपडेट थी वो तो काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली थी। अच्छा, माहौल प्रॉपर्टी कचहरी का सर फिर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया। तो ठेकेदार अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठेकेदार साहब, एक और गाने की फरमाइश है आपसे। दुनिया ते दिल कोलों वध केड़ी शै है, दुनिया ते दिल कोलों वध केड़ी शै है, तेरे उत्तों वारा जिंद कुमारी कहवे, दुनिया ते दिल कोलों
प्यार ते जहान दी हर शय अजीबे, ना कोई अमीर इत्थे ना कोई गरीब, जिंदगी दा सौदा अज कर लईए तैवे, तेरे उतों बारा जिंद एक बारी कहवे, दुनिया ते दिल कोलों। नाजरीन, ठेकेदार साहब के इसी खूबसूरत गाने के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है पोइट्री विद ESM। पोइट्री विद ESM के अंदर हमारा यहाँ जितना अमला बैठा हुआ है आपको अपने अपने शेर सुनाएंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी कचहरी के अगले सेगमेंट पोइट्री विद ESM का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, पोइट्री विद ESM सेगमेंट का मैं ये आगाज़ कर देता हूँ। अल्लामा इकबाल का शेर है, ठिकाना कब्र है कुछ तो इबादत कर इकबाल, ठिकाना कब्र है कुछ तो इबादत कर इकबाल, रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। तो मेरा आज का शेर ये है कि शायर कहता है, वक्त गुजर जाता है कहते हैं लोग, वक्त गुजर जाता है कहते हैं लोग, वक्त नहीं गुजरता गुजर जाते हैं लोग। मैं दो शेर पढ़ता हूँ। एक सरनगू की टहनी के ऊपर रख देंगे 4 किनते हम, एक सरनगू की टहनी के ऊपर रख देंगे 4 दिन के हम, ना शाख बुलंद होगा ना गिरेगा आशियाना, हसीनों को कह दे तो बाहर न निकले बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं रूए दोस्ताना है। सर असी मिनाज साहब वास्ते एक शेर अर्ज कर रहे हैं कि मेरे सामने से गुजरे मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। बहुत खूब ठेकेदार साहब। अब मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि मुझसे मेरी उम्र का खसारा पूछते हैं, यानी कि लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं, मैं बताता हूँ उससे ताल्लुक़ नहीं रहा अब, उन्हें यकीन नहीं आता तो दोबारा पूछते हैं। क्या बात है जिन्हें सब, क्या शेर पढ़ा आपने। तो आपने जो शेर पढ़ा उससे मुझे एक शेर याद आ गया, आप कहें तो मैं इरशाद फरमाता हूँ। तो शायर फरमाता है कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नहीं है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नहीं है। क्या इरशाद फरमाया। नाजरीन, सबने इंतहाई खूबसूरत शेर सुनाया। सभी साथ अब मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी फरमाइश करूँगा कि आप भी सिंधी ज़बान में एक शेर सुना दें हमारे नाजरीन के लिए। सेवा कर समड जी जित जर वहे थो जाल, सवें वहन सीर में माणक मोती लाल, जे मासो मिलई माल तब पुजारा पुर थी। हाँ, ये लतीफ़ सरकार जो है हमारा शायर है सिंध का, वो सिंधी में उसने शायरी की है कि पूजा सेवा की माना होती है पूजा करना समंदर की। वो कहते हैं कि समंदर की को देखो, वहाँ आपको एक ज़रा भी मिल जाए तो आप माला माल हो जाएंगे। ये समंदर में हीरा मोती जवाहर सब कुछ मौजूद है, वो उसमें एक ज़रा भी आपको मिल जाए तो आप माला माल हो जाएंगे। वाह वाह शफी साहब, क्या खूबसूरत शेर सुनाया है। तो नाजरीन, आज के सेगमेंट पोइट्री विद ESM का इख्तिताम मैं अपने शेर के साथ करूँगा। अर्ज़ किया है, आतिश दोज़ख ना देख गज़ब से मुझको, आतिश दोज़ख ना देख गज़ब से मुझको, बड़ा रहीम है वो जिसका गुनहगार हूँ मैं। नाजरीन, आज चलते हैं आज के अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका अनवान है फ़नी पोइट्री विद ESM। फ़नी पोइट्री विद ESM का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी सारी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, चलिए आगाज़ करते हैं। तो नाजरीन, आज के सेगमेंट फ़नी पोइट्री विद ESM का आगाज़ मैं ही कर देता हूँ। अर्ज़ किया है कि कभी रोटी के टुकड़ों में कभी सालन के प्याले में, कभी रोटी के टुकड़ों में कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फ़ों का दीदार बेगम हर निवाले में। कि जली को आग कहते हैं बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं बुझी को राख कहते हैं, और जो आपके पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। जिंदगी ही कुछ ऐसी बन गई है मिन्हास, जिंदगी ही बन गई है कुछ ऐसी मिन्हास, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया। तो मेरा आज के शेर ये है, शायर कहता है कि जब रोते हैं तो कोई हाल भी नहीं पूछता फराज, कि जब रोते हैं तो कोई हाल भी नहीं पूछता फराज,
ज़रा सा हंस ले तो घर वाले भी कहते हैं केड़ी माँ दा मैसेज आई। क्या बात है शहबाज, क्या शेर सुना है, शुरू में तो इतना अच्छा और आखिर में क्या बात है। तो मेरे को भी एक शेर याद आ गया है कि शेर ये है कि यार गवाचे लब जांदे, यार गवाचे लब जांदे हैंड फिग गवाची नहीं लबदी। तो नाजरीन, आज के सेगमेंट फ़नी पोइट्री विद DSM का इख्तिताम करते हैं तैयब के शेर के साथ, और ठेकेदार साहब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करें कि हमें एक और दोड़ा सुना दें। एक ख्वाब डिठा मैं कल राती रब जाने की ताबीर, ते एक हथ विच ढोल दे खंजर हाए दूजे हथ च जहरी तीर, उजड़े उजड़े ते एक मार की तास गया जिगार कलेजा चीरे, ते एक लाश दे टुकड़े आप किते वहाँ शफकत दी ताबीर, हथ उत्ते ला मेहंदी बिच कई गल जुए, हो जड़ी लड़न तां नहीं देंदी, कुर्बान मजीदिया वंगिया हो कुर्बान मजीदिया, वंगिया पतलू ढोल अल्लाह कोलू, मंगिया शर्म ना कीती ना दिल, संगिया उबियों घड़ चढ़ पई विच बदला बोल पिया, नौ अरमान लगा मी बस दे ढोल गया। क्या खूबसूरत दौड़ा था ठेकेदार साहब। दौड़ा आपने सुना ही दिया सर, ठेकेदार साहब एक गाना भी सुना दो नाल ही। गाना जी नूर जांदा मिनाज साहब तुहाडे वास्ते। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना ले अज इकरार करने आ मैं तेनू प्यार करने आ, अज इकरार करने आ मैं तेनू प्यार करने आ, दिल दा मेरे दिल दा तू है गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना जी तेरे कोल बैठी राम, बैठी बैठी मैं तकदीरा, जी करे कोल बैठी राम, बैठी बैठी मैं तकदीरा, माही वे ढोल वे तू मेरे दिल दा गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। क्या ही खूबसूरत गाना ठेकेदार साहब। नाज़रीन, आपने भी सुना होगा। तो प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट की जो नसीहत होती है, सर से रिक्वेस्ट करें कि आज की प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट की नसीहत भी हम सबको सुना दें। जी, तो आज की नसीहत ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप एक फिजिबिलिटी बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। कभी भी वो आपका जो प्लान हो किसी के साथ शेयर मत करें, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, आपका कुलीग है, आपके सर्कल का बंदा है। अगर आपने प्लान उसके साथ शेयर कर दिया तो आप कभी भी उस प्लान में कामयाब नहीं हो सकते। उसकी कई एक वजूहत है। एक तो आपको मजाक बना दिया जाएगा और उस मजाक को हैंडल करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। उस चीज़ से बंदा थक हार के 2 स्टेप पीछे ले लेता है और अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकता। उसके अलावा वो ही शख्स जिसके साथ आप ये प्लान शेयर कर रहे हैं, आपके उस प्लान में कई तरह की रुकावटें पैदा कर देता है। हमेशा खामोशी के साथ प्लान बनाएं, खामोशी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें, खामोशी के साथ चलते जाएं और जब कामयाब हो जाएं तो फिर वो कामयाबी की खुशी है वो इतनी शानदार होनी चाहिए कि तीसरा शहर भी सुने कि आप कामयाब हुए हैं।